नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव और दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एग्रीकल्चर इन बिहार यानी कि बिहार में खेती। दोस्तों आज का ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होगा, खासकर बीपीएससी एडी और 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा से रिलेटेड होगा। इसके अलावा बिहार में होने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने वाले बिहार स्पेशल सेगमेंट के लिए बहुत रिलेवेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से अमूमन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और लगभग हर साल पूछ लिए ही जाते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए करते हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत, क्योंकि आज के सेशन में कवर अप करने वाले हम लोग बिहार में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है। इसको तो बताने की खास जरूरत है नहीं कि लगभग 2/3 हमारे बिहार की जो आबादी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अपने एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती है। तो आपको बताते चलें कि 2/3 से ज्यादा यानी कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि 80%, यानी कि जो बिहार जो एक एग्रीकल्चर स्टेट है, यानी कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। क्यों है कृषि प्रधान राज्य? क्योंकि यहां पे 80% आबादी जो है वह फार्मिंग पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है डिपेंडेंट करती है। तो इसीलिए यह बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के अलावा जो इरिगेशन है हमारा, उस टॉपिक को भी कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बिहार जो है एक एग्रीकल्चर स्टेट है, कृषि प्रधान राज्य है, जहां पे लगभग 80% जनसंख्या जो है फार्मिंग पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करती है। और इसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि अगर हम बिहार को देखें तो हमारे बिहार में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा रिवर्स है। और रिवर्स के कारण होता क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एलुवियल सॉइल या फर्टाइल सॉइल है, और इस फर्टाइल सॉइल के कारण यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है। और इस फर्टाइल एलुवियल सॉइल यानी कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को, जो कि गंगा के मैदानों का है, यहां पे काफी अच्छा पर्याप्त वर्षा है, काफी अच्छी बारिश है, जो कि आपके कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा सुटेबल जो है इसको बना देती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में, तो हमारे बिहार में तकरीबन जो क्रॉपिंग सीजन है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा खारिफ, दूसरा होता है हमारा राबी, और तीसरा होता है हमारा जैद। खारिफ फसल, राबी फसल, जैद फसल। खारिफ फसल को दोस्तों हम लोग कहते हैं मॉनसूनल टाइप ऑफ क्रॉप, राबी फसल को हम लोग कहते हैं विंटर टाइप ऑफ क्रॉप, और जैद फसल को हम लोग कहते हैं समर टाइप ऑफ क्रॉप यानी कि ग्रीष्म फसल। जैसा कि नाम से क्लियर है खारिफ फसल, तो खारिफ फसल की बुआई जो है मानसून के आगमन से होती है। खारिफ फसल को ही हम लोग बधाई फसल और अघनी फसल भी कहते हैं, याद रखिएगा। बधाई फसल और अघनी फसल जो है हम लोग खारिफ फसल को ही कहते हैं। इसके बुआई का समय जो है ऑब्वियस सी बात है कि जून जुलाई होता है, जून और जुलाई के महीने में होता है, जो कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है। और इसके कटाई का समय अगर हम लोग बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में इसके कटाई का समय होता है। और इसीलिए देखिएगा इसके कटाई के बाद यानी कि अभी का समय जो है हम लोग छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो छठ पूजा क्या है? एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो है खारिफ फसल की कटाई के बाद जो है, जिसको हम लोग अभी कार्तिक छठ पूजा कहते हैं, वह सेलिब्रेट करते हैं। इसके मेन फसल है पैडी यानी कि धान, मेज यानी कि मकई, जूट यानी कि जिसको हम कहते हैं पटसन। और ये जो क्रॉप है ये मॉनसून पे डिपेंडेंट होता है ज्यादातर, और इसीलिए हम लोग इसको मॉनसूनल टाइप ऑफ क्रॉप भी कहते हैं। और हमारे बिहार में मोस्टली जो ज्यादा जो फसल है वह खारिफ के सीजन में ही होता है, इस चीज को दिमाग में रखना है। रबी सीजन की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाती है। और राबी सीजन की बात अगर हम करते हैं तो इसको हम लोग विंटर क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि ठंड के समय होता है। और हार्वेस्टिंग के समय हल्की हल्की खिली खिली धूप चाहिए, तो मार्च अप्रैल, हल्की फुल्की इसकी बारिश जनवरी में चाहिए, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो पश्चिमी विमोक्ष है उससे इसको बारिश इसको मिल जाती है। इसके मेन क्रॉप गेहूं, चना, मस्टर्ड और सरसों और तोरी है। याद रखिएगा रेपसीड जिसको हम लोग कहते हैं, राई जो कि इंपॉर्टेंट है, चना, वीट। वीट जो है हमारे बिहार का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है आफ्टर राइस, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है वो मक्का है। राबी क्रॉप जो है कूल कंडीशन में ठंडे मौसम में उगाया जाता है, और इसलिए इसके इरिगेशन सपोर्ट की सहायता से, तो इसलिए इस क्रॉप को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग विंटर क्रॉप कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा इसकी कटाई के बाद भी छठ पूजा होता है। छठ पूजा आप लोग सुनते होइएगा, चैती छठ पूजा। जो चैती छठ पूजा है अप्रैल के महीने में होता है। ये राबी फसल की कटाई के बाद जो छठ पूजा होती है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं चैती छठ पूजा। इसके अलावा तीसरा जो क्रॉप है जिसको हम कहते हैं जैद क्रॉप। प्रकृति का भी देखिए क्या जबरदस्त नेचर है। गर्मी है तो गर्मी के समय में तरबूज है, खरबूज है, कुकुम्बर है,
ये सब है, जिसके कारण क्या होता है आपका शरीर जो है पानी से भरपूर रहता है। तो जायद फसल जो है, ये जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच का जो सही है, जैसे आपके खरीफ फसल जो है इसकी कटाई हो गई अप्रैल में और इसकी बुआई होगी जून जुलाई में। तो अप्रैल मई जून यानी कि जो 3 महीना है, इस 3 महीने में इसको उगाया जाता है और ये जो है समर के समय में, गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। वाटरमेलन, मस्क मेलन और गॉड यानी कि लौकी हो गया, ये सब क्या है, तो इसके जो है प्रमुख फसल के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं चावल, चावल की बात जब हम लोग करते हैं, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते चले कि अमूमन जो है हम लोग मैथिली मखाना में तो यानी कि मखाना में तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर हैं, लीची भी हम लोग ठीक ठाक प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं। लौकी जो है जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं या घिया जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हम लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, याद रखिएगा। मशरूम भी हम लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और सिंघाड़ा जो होता है उसको भी हम लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, याद रखिएगा 5 चीज। इसके अलावा मेन सीरियल क्रॉप जो है, मुख्य अनाज फसल जो बिहार के हैं, ये 2 प्रकार के हैं। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं चावल में, तो चावल को हम लोग जो समर क्रॉप जिसको गर्मी की फसल, और अमन जिसको हम लोग कहते हैं विंटर क्रॉप, यानी कि औस जिसको गर्मी की फसल, अमन जिसको हम कहते हैं सर्दी की फसल। मैक्सिमम एरिया जहां पे चावल जो है, नॉर्मली हमारे यहाँ जो चावल है 80% से 90% चावल जो है ये खारिफ में ही उगाया जाता है। मैक्सिमम एरिया यानी कि अधिकतम क्षेत्र जो है पूर्वी चंपारण, मधुबनी, रोहतास, ये वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा चावल को उगाया जाता है। लेकिन ज्यादा उगाने का मतलब ये नहीं है, ज्यादा एरिया में उगाने का मतलब कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है रोहतास में होता है, औरंगाबाद में और कैमूर में, और प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा रोहतास में, याद रखिएगा। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में अंतर है। प्रोडक्शन हुआ कि जैसे 2 एरिया है, ये पार्टिकुलर 2 एरिया में सबसे ज्यादा, जैसे मान के चले एक एरिया, इस एरिया में मान के चले कि 100 किलो चावल उग गया, और इतना ही बड़ा लैंड है, इसमें मान के चले 150 किलो उग गया। तो इतना ही बड़ा लैंड लेकर के वो 150 किलो उगा रहा है, ये दिखाता है कि वहां की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्षमता जो है वो बेहतर है। चावल को बहुत ज्यादा रेनफॉल और क्लेई सॉइल चाहिए और इसीलिए इसको हम लोग मानसून के समय में उगाते हैं, इस चीज को दिमाग में रखना है। इसके बाद गेहूं की बात करते हैं, तो गेहूं जो है इसकी सर्वश्रेष्ठ मिट्टी जो है सैंडी सॉइल जो है, जो मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, क्योंकि ये विंटर के समय में होता है और हमारे यहाँ के जो विंटर होते हैं वो ड्राई होते हैं। तो ये विंटर के समय में होता है और इसकी वाटर रिटेंशन, मॉइस्चर को धारण करने के लिए रेतीली मिट्टी चाहिए। और इसका जो मेजर एरिया है, गंगा का दियारा क्षेत्र, बागमती का मैदान मेजर एरिया है। मैक्सिमम एरिया जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है रोहतास, ईस्ट चंपारण और औरंगाबाद। और मैक्सिमम प्रोडक्शन ये एरिया है, यानी कि किस एरिया में सबसे ज्यादा खेती हो रहा है, और प्रोडक्शन में भी रोहतास है, याद रखिएगा, कैमूर, सिवान। लेकिन प्रोडक्टिविटी में जहानाबाद यहां पे बाजी मार रहा है। जहानाबाद में भले प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन कम एरिया में भी जहानाबाद ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में जहानाबाद जो है आगे नजर आएगा। वीट जो है विंटर में और इरिगेशन के साथ चाहिए। गेहूं जो है सिंचित ठंडे मौसम में अच्छी उपज देता है, इस चीज को दिमाग में रखना है। मेज की बात अगर हम करते हैं तो बेस्ट सॉइल इसका क्या है, लाइट क्ले सॉइल, यानी कि हल्की बाल सुंदरी मिट्टी। मैक्सिमम एरिया की बात अगर हम करते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया मक्का का होता है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। मैक्सिमम प्रोडक्शन भी पूर्णिया, अररिया, कटिहार, और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी भी पूर्णिया, अररिया, कटिहार। याद रखिएगा मक्का के प्रोडक्शन में पिछले बार अररिया था, लेकिन अररिया को पीछे करके पूर्णिया जो है पहले स्थान पर आ गया है। वहीं मेज की बात अगर हम करते हैं तो मेज जो है खारिफ और रबी सीजन, याद रखिएगा मेज की बात जब हम लोग करते हैं तो ये क्या है, तो मेज की बात जब हम लोग करते हैं तो खारिफ और रबी सीजन दोनों में हम लोग को जो है मक्का होता हुआ बेहतर नजर आता है। तो इस चीज को भी सारे बच्चों को दिमाग में रखते हुए चलना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बिहार में जूट के बारे में, तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किसका दोस्तों, तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, तो जूट का। पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इस चीज का भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताएंगे। पहला वैसे पश्चिम बंगाल है। इसके लिए क्या चाहिए, तो जलोद मिट्टी चाहिए, भारी बारिश चाहिए। मेजर डिस्ट्रिक्ट जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये मेजर डिस्ट्रिक्ट है। जूट का जो है आपके गनी बैग्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि बोरियां, रस्सियां और चटाई बनाने में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। और इसको जो हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या नाम से, तो गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इस चीज को दिमाग में रखना है। दलहन की बात अगर हम लोग करते हैं तो मेजर पल्स जो है अरहर है, ग्राम है, उड़द है, मसूर है, मूंग है, खेसारी है।
और जो मैक्सिमम एरिया जहां पे दलहन होता है वो ताल का क्षेत्र है। ताल का क्षेत्र मैंने आपको बता रखा है कि गंगा नदी के पैरेलली जो एरिया इसको हम कहते हैं ताल का क्षेत्र, और इस ताल के क्षेत्र में पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर मौजूद नजर आ जाता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है पटना, औरंगाबाद, नालंदा में होता है, और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की बात जब हम करते हैं तो यह कैमूर में मौजूद नजर आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो पल्स जो है इंप्रूव करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। कैसे? तो फिक्सिंग जो है नाइट्रोजन यानी कि दलहन मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इस चीज को भी सारे बच्चों को दिमाग में रखना है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर यानी कि बिहार जो है लीची के लिए, मैंगो के लिए फेमस है, और मुजफ्फरपुर की बात जब हम लोग करते हैं तो ये मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है, और मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। आपको बताते चले लीची के प्रोडक्शन में टॉप 3 जिले जो है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली है। याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली, ये टॉप 3 जिले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लीची। आम की बात करते हैं तो दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। अगर हम आम की बात करते हैं तो आम में क्या हो जाएगा? तो दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जो है ये टॉप 3 प्रोडक्शन है इन द प्रोडक्शन ऑफ आम। इस चीज को दिमाग में रखना है। अमरूद, रोहतास, पटना, वैशाली। याद रखिएगा, अमरूद की बात होगी तो अमरूद में आपको बता देना है सर क्या क्या। तो सर रोहतास, पटना और वैशाली, इस चीज को दिमाग में रखना है। केला क्या हो जाएगा? तो सर भागलपुर, कटिहार, वैशाली। केला की बात होगी तो याद रखिएगा, केला की बात होगी तो याद रखना है भागलपुर, कटिहार और वैशाली। किसी समय में वैशाली प्रथम स्थान पे हुआ करता था, पिछले बार मधुबनी था, लेकिन अब टॉप 3 में भी नहीं है। तो ये जो है फल है। ओवरऑल फ्रूट सबसे ज्यादा कहां पे होता है सर? तो ओवरऑल फ्रूट जो है सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिला में होता है। अच्छा, फूल कहां पे होता है तो बताते चले। ओवरऑल फूल जो है सबसे ज्यादा होता है वैशाली जिला में। सब्जी भी सबसे ज्यादा ओवरऑल कहां होता है? तो सर सब्जी भी सबसे ज्यादा ओवरऑल वैशाली जिला में होता है। ऑलमोस्ट 3/4 जो है कैनाल इरिगेशन जो है साउथ बिहार में होता है। बिहार जो है अगर सिंचाई की, अच्छा सिंचाई से पहले 1-2 पॉइंट याद रखिएगा कि आलू का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पटना करता है। याद रखिएगा कि सर आलू सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है इस बार के अनुसार? तो सर आलू सबसे ज्यादा पटना में हो रहा है। ओनियन यानी कि प्याज की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्याज सबसे ज्यादा नालंदा में हो रहा है। बैगन सबसे ज्यादा नालंदा में हो रहा है। प्याज के साथ साथ जो बैगन है, बैगन जो है सबसे ज्यादा नालंदा में हो रहा है। और फूल गोभी की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों तो फूल गोभी जो है यह वैशाली में हो रहा है। इसके अलावा लगभग 3/4 जो है हमारे बिहार में जो कैनाल इरिगेशन है ये साउथ बिहार, मतलब समझिए कि अगर 75% जो हमारे यहां बिहार में कैनाल से यानी कि नहरों से सिंचाई होती है और साउथ बिहार में, इससे ये पता चलता है कि साउथ बिहार जो है सिंचाई में ज्यादा बेहतर है। इसीलिए आपको साउथ बिहार में ज्यादा चावल, गेहूं सब, मतलब एरिया भले ही नॉर्थ बिहार में ज्यादा है, मिट्टी यहां की ज्यादा फर्टाइल है, लेकिन ज्यादा प्रोडक्टिविटी साउथ बिहार में हो रहा है। कारण यह है कि 3/4 जो है यहां पर सिंचाई का एरिया हमको नजर आता है। जैसे एक हम लोग अगर कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो सोन कैनाल सिस्टम, सोन नहर प्रणाली, जिसका ओरिजिन जो है सोन नदी के पास है, और ईस्टर्न सोन कैनाल जो है, जो कि देखिए यहां पे सोन नदी है, सोन नदी से 2 कैनाल सिस्टम निकलेगा, ईस्टर्न सोन कैनाल, एक दूसरा वेस्टर्न सोन कैनाल। ईस्टर्न सोन कैनाल की बात करते हैं तो बरून इरिगेशन पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया में है। वेस्टर्न सोन कैनाल पश्चिमी सोन नहर जो है, जो कि तीसरी इरिगेशन आरा, बक्सर, रोहतास में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम ऑफ साउथ बिहार का है। इस चीज को सारे बच्चों को दिमाग में रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो कोसी कैनाल सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो 2 कैनाल सिस्टम जो कि हनुमान नगर रिजर्व के पास से निकलता है, और ईस्टर्न कोसी कैनाल जो कि पूर्वी कोसी नहर है, यह आपके मधेपुरा, सहरसा के पास से निकलता है। वेस्टर्न कोसी कैनाल की बात जब हम लोग करते हैं तो यह जो है इससे सिंचित एरिया दरभंगा है, और कोसी को हम लोग हालांकि सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, लेकिन वहां से इस प्रकार के कैनाल सिस्टम को निकाल के उसका एक्सेसिव वाटर स्प्रेड कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है काफी ज्यादा फ्लड को कंट्रोल भी किया जा रहा है। खास ही साथ बिहार में कोसी और मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है आफ्टर केन बेतवा। इसके अलावा गंडक की बात हम लोग करते हैं तो गंडक कैनाल सिस्टम जो है वाल्मीकि नगर डैम से निकलता है। सारण कैनाल सिस्टम सारण गोपालगंज में, तिरहुत कैनाल सिस्टम मुजफ्फरपुर, वैशाली, इस चंपारण, और मेजर इरिगेशन सोर्स है नॉर्थ बिहार के एरिया का। इसको दिमाग में आपको रखना है। वहीं त्रिवेणी कैनाल सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो गंडक रिवर त्रिवेणी के पास से निकलता है, और वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट को यह इरिगेट करता है। कमला कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो कमला रिवर जो है ये दरभंगा में इसका नहर है, और इसका जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इससे काफी बेहतर जो है हम कह सकते हैं इरिगेशन होता है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे बिहार के कुछ फसल हैं, कुछ कैनाल सिस्टम है। इस फसल और कैनाल सिस्टम का चार्ट मैंने एक साथ बना दिया है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज भी है, आप लोग का डिमांड था कि सर कुछ एमसीक्यूज भी लाइए, तो इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज भी आगे लगाए हैं कि बिहार का एग्रीकल्चर बैकबोन है इकोनॉमी का और फर्टाइल सॉइल और स्टेट को काफी हद तक सपोर्ट मिलता है। एक दो चीज को याद रखना है, पैडी यानी कि धान को पानी चाहिए, मेज को सूर्य की रोशनी चाहिए और गेहूं को इरिगेशन चाहिए और जूट को बारिश चाहिए। इसके अलावा 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन को पढ़िए और 5 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका क्या कीजिए, आप लोग उत्तर दिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन बिहार। प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, आपके समक्ष ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आपको उत्तर सही लगे। जैसे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर प्रोडक्टिविटी चावल का सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सर चावल का प्रोडक्टिविटी की बात हम लोग करते हैं, चावल का सर रोहतास में, 1 का ये हो जाएगा। आप लोग ऐसा उत्तर लिखिए। 2 का क्या हो जाएगा, देखिए विच कैनाल इरिगेटेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद एंड गया। इस क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज कीजिए, अटेम्प्ट लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तीसरा क्वेश्चन है कि सर विच क्रॉप इज नोन एज द मेन सीरियल क्रॉप ऑफ बिहार। क्वेश्चन को पढ़िए, अटेम्प्ट लीजिए और चैट में लिखिए। बिहार रैंक सेकंड इन इंडिया इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ विच क्रॉप। बिहार जो है दूसरे स्थान पर प्रोडक्शन में कौन से उस पे आता है। क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में आंसर लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 का। 5वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज टेकन फ्रॉम अ कमला रिवर एंड इरिगेटेड द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन को देखिए, पॉज कीजिए और उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ये तो हमारा वाईटी पे हम लोग आपके लिए बहुत सारा चीज करते हैं। आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो बीपीएससी का एडीओ का पेड कोर्स है, जिसको अगर आप जुड़ना चाहें तो कैसे आप जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 तरीका है, या तो आप एक नंबर जो नीचे चल रहा है 9289996924 इस पे जा सकते हैं, या फिर स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाकर के यहां पे एडीओ सर्च कीजिएगा। एडीओ का लाइव बैच यहां पे सर्च कीजिएगा। लाइव बैच सर्च करने के बाद देखिएगा ये रहा बैच जस्ट स्टार्टेड, इस पे आप चले जाइएगा। इस पे जाने के बाद यहां पे कोड को हटा करके आदि लाइव कोड है इसको लगा दीजिएगा और ये जो है प्राइस आपको पेड कोर्स का हमारा जो प्राइस है या कितने में मिल जाएगा, तो 3499 में मिल जाता है। याद रखिएगा आदि लाइव कोड इसमें आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप 9289996924 पर कॉल करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, तो 350 टॉपिक्स को हम लोग इसमें आपको 450 प्लस घंटे में, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, जनरल साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, सबको कवर अप करा देंगे इंक्लूडिंग माय मेंटरशिप। तो आदि लाइव कोड को लगाइएगा और मेरा एडिशनल मेंटरशिप आप लोग पा करके इस कोर्स में अच्छे से अपने आप को एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।